हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम ग्लोबल न्यूज़ से स्टार्ट करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज भी नॉलेज सेक्शन है, एनआरआई से रिलेटेड है, तो अगर आप एनआरआई हैं तो आपके लिए तो बहुत रेलेवेंट है। ठीक है, तो ज़रूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ग्लोबल न्यूज़ से। तो ग्लोबल न्यूज़ में अगर हम बात करें ओवरऑल फ्राइडे को जैसा मार्केट रहा यूएस का एंड यूरोप का, तो यूएस वाज काफ़ी फ्लैट था। मतलब S&P 500 और नैस्डैक 100 की अगर हम बात करें तो काफ़ी फ्लैट मार्केट था। डॉ जोन्स थोड़ा सा गिरा था, बट ओवरऑल इट वाज मिक्स ऑफ द रिजल्ट्स वगैरह आए थे। काफ़ी सारे बैंक्स के काफ़ी मिक्स रिजल्ट आए। ओवरऑल अगर हम देखें फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ सिटी बैंक तो काफ़ी ख़राब रिजल्ट आया उसका। बैंक ऑफ अमेरिका का भी रिजल्ट कुछ अच्छा नहीं आया, बट कुछ कुछ बैंक्स के रिजल्ट ठीक ठाक, मतलब एक्सपेक्टेशन से बेटर आए। ठीक है, तो इस हिसाब से मार्केट जो है थोड़ा मतलब मिक्स्ड रहा, थोड़ा फ्लैट रहा उस हिसाब से। एंड मार्केट ऑफ कोर्स अभी एक्सपेक्टेशन यही है कि ओवरऑल अगर हम Q4 में देखें या आगे जो मार्केट देखें तो वहाँ के भी इन्वेस्टर्स यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई अर्निंग ग्रोथ और जो ओवरऑल ग्लोबल सिनेरियो है, राइट, अगर हम पॉलिटिकल सिनेरियो देखें ग्लोबली और इलेक्शंस देखें यूएस में, ठीक है, एंड ओवरऑल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देखें, मतलब वॉर्स वगैरह की बारे में बात करें, तो वही चीज़ें जो है बेसिकली ड्राइवर्स रहेंगे 2024 के। ठीक है, तो वो यूएस में भी यही चीज़ जो है डिस्कशन में बेसिकली चल रही है। एक इम्पॉर्टेंट नंबर जो यूएस में आया वो आया वहाँ के होलसेल प्राइस इंडेक्स। जैसे WPI इंडिया में आता है ना, ऐसा वहाँ पर भी एक होलसेल प्राइस का इंडेक्स आता है, वो डिक्लाइन हुआ है 0.1%। अब जो CPI का जो डेटा आया था, जो हमने फ्राइडे को मॉर्निंग की बात की थी, तो CPI का डेटा जो था वो एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज़्यादा आया था। बहुत ज़्यादा नहीं आया था, बट थोड़ा ज़्यादा, इसलिए मार्केट ने बहुत रिएक्ट नेगेटिव नहीं किया है, बट थोड़ा ज़्यादा आया था। बट जो WPI का जो नंबर है वो 0.1 जो है वो डिक्लाइन हुआ है। तो वो थोड़ा सा WPI के नंबर अगर इस हिसाब से देखते हैं तो वो थोड़ा मतलब अगर अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह माना जाता है, बट इट्स मोर ऑफ अ लीडिंग इंडिकेटर। मतलब वो पहले गिरता है और फिर CPI गिरता है, तो अगर वो गिर रहा है तो इट इज़ लिटिल बिट गुड न्यूज़। वैसे CPI पे ही ज़्यादा फोकस रहता है, बट इट्स टिपिकली ए गुड न्यूज़ कि भाई आगे हो सकता है CPI और गिरे। और ये जो वन ऑफ जो CPI बढ़ा था इन्फ्लेशन, वो शायद एक वन ऑफ केस है, ऐसा एक्सपेक्टेशन ऑफ कोर्स मार्केट थोड़ा बहुत कर रहा है। बट लेट्स सी, मतलब अगेन एज आई सेड इट्स वेरी मिक्स्ड। सम पीपल आर एक्सपेक्टिंग समथिंग, सम पीपल आर एक्सपेक्टिंग समथिंग, इसलिए मार्केट ऐसे मिक्स चीज़ों में फ्लैट ही रहता है। ठीक है, तो वो वैसा ही बेसिकली टिपिकली वो रहा। अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें, राइट, तो फ्राइडे को मार्केट पॉजिटिव रहा। स्पेशली अगर हम देखें IT इंडेक्स जो बहुत अनएक्सपेक्टेडली ऑलमोस्ट आई थिंक 5% जो है अप था। तो अगेन काफ़ी सारे डिस्कशंस हुए कि भाई ये क्यों हुआ। मार्केट रिजल्ट्स तो ऐसे बहुत ज़बरदस्त कुछ नहीं आ रहे हैं। वी विल टॉक अबाउट HCL एंड विप्रो का रिजल्ट, और TCS और इन्फोसिस का हमने फ्राइडे को बात ही की थी। तो रिजल्ट्स तो मतलब एक्सपेक्टेशन के आसपास ही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, राइट। और मतलब कमेंट्री भी यही है कि भाई आगे वाला साल भी 2024 भी थोड़ा सबड्यूड ही रहेगा। बट स्टिल आई थिंक मार्केट overall liked the stability which the IT index या IT as a sector brings right on the table, right, and of course और रिजल्ट जो है मतलब जितना खराब एक्सपेक्ट किया था ना मार्केट ने, और जिस तरह से आगे आगे डील्स वगैरह हुई हैं, तो वो थोड़ा सा उनको एक पॉजिटिव रहा। और स्पेशली HCL का रिजल्ट जो है वो अच्छा रहा। उसके बारे में बात करेंगे आगे अपन जब कंपनी स्पेसिफिक रिजल्ट के बारे में। तो HCL का रिजल्ट और थोड़ा सा एंकरेजिंग रहा मार्केट के लिए, और इस तरह से मार्केट ओवरऑल बढ़ा भी। और इवन यूएस के मतलब अगर आप कॉग्निजेंट वगैरह देखेंगे तो वहाँ पे भी अच्छा खासा रैली, राइट, IT सेक्टर के इंडेक्स में हुआ। ठीक है, तो ऑफ कोर्स एक ऐसा सेट कि एक स्टेबिलिटी की तरफ थोड़ा मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि एक ऐसा कंपनी मिल जाए, ऐसा एक्सपेक्ट मतलब मिल जाए जो थोड़ा स्टेबल रहे, ग्रोथ स्टेबल रहे, और जो हमें एक्सपेक्टेशन रहता है उससे थोड़ा सा अच्छा ही करे, राइट। तो वैसा ही है, बाकी कुछ ऐसा और कुछ ट्रिगर दिखा नहीं जो इस तरह का रैली बेसिकली हुआ। ठीक है, जो कुछ कुछ नंबर्स आए, आई थिंक CPI का नंबर हमने फ्राइडे को मॉर्निंग में उस टाइम तक आया नहीं था, तो फ्राइडे वो डिस्कस कर लेते हैं। तो CPI का नंबर इंडिया का भी थोड़ा ज़्यादा आया। अगर हम नवंबर से कंपेयर करें तो नवंबर में CPI जो है वो मतलब CPI इन्फ्लेशन नंबर, राइट, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो वो 5.69% बढ़ा है इन दिसंबर, और 5.55% बढ़ा था नवंबर में। तो थोड़ा वो बढ़ा, राइट। अभी भी वैसे RBI के रेंज में है, 2 to 6% का रेंज है RBI का, राइट। बट ऑफ कोर्स दे वांट टू गो टू द लोअर लेवल ऑफ रेंज, राइट। बट अभी भी थोड़ा ज़्यादा है, बट स्टिल
राइट, क्या कहते हैं, इट इज अंडर ओवरऑल कंट्रोल में है, ठीक है। तो इट्स नथिंग टू मेजर वरी, कुछ नहीं है। मेजर जो पॉइंट, मेजर इशू जो है वो है फूड इन्फ्लेशन का। वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, 4 मंथ हाई पे वापस आ गई है। 9.5% की फूड इन्फ्लेशन है। तो डेफिनेटली जो इम्पैक्ट हुआ है जो बढ़ने का, वो फूड इन्फ्लेशन की वजह से हुआ है, और वही सबसे बड़ा वरी है। और इवन हम टाटा कंज्यूमर के बारे में बात, मतलब एक इंटरव्यू सुन रहा था मैं उनके सीईओ का, ठीक है। तो ही ऑल्सो स्पेसिफाइड अबाउट द कि इन्फ्लेशन इज हिटिंग द डिमांड इन एफएमसीजी सेक्टर, राइट। और उन्होंने कहा है कि ये फूड इन्फ्लेशन जो है, और वो यहाँ पर हमें दिख रही है। तो अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल वेजिटेबल प्राइस 27% बढ़े हैं, प्राइस ऑफ फ्रूट 11%, पल्सेस 20%, शुगर 7%, राइट। तो ये जो है वो एक डेफिनेटली कॉज ऑफ वरी है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर्सपेक्टिव। और इसलिए काफ़ी ज़्यादा अगर आप देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट्स वगैरह काफ़ी कर्ब किए गए हैं। वीट वगैरह के काफ़ी सारे फूड आइटम्स के एक्सपोर्ट जो है गवर्नमेंट इज कर्बिंग की, एक्सपोर्ट मत करो भाई, क्योंकि यहाँ पर ही प्राइसेस जो है बढ़ रहे हैं। तो वो एक इम्पैक्ट है जो हमें क्लोजली वॉच करना चाहिए। और ये एफएमसीजी सेक्टर के रिजल्ट्स का भी डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है इस चीज़ के ऊपर, राइट। तो इसीलिए फूड जो इन्फ्लेशन है इसके ऊपर थोड़ा सा हमें फोकस करना चाहिए, स्पेशली अगर आप एक एफएमसीजी इन्वेस्टर हो सेक्टर के, ठीक है। और आईआईपी का नंबर भी आया, तो वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग नहीं था, बट अगेन वो थोड़ा बेस हाई था उसका। लास्ट ईयर नवंबर में आईआईपी ने ऑलमोस्ट 7.5% का ग्रोथ दिया था, राइट। इस बार सिर्फ 2.4%, नवंबर का नंबर है ये, नॉट दिसंबर, एक महीना लेट आता है इसका नंबर। तो नवंबर में 2.4% इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो इंडेक्स है वो बढ़ा, ठीक है। और ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं दिखी नवंबर में, 1.2% ही बढ़ा, बट इलेक्ट्रिसिटी वाज गुड 5.8%, माइनिंग वाज आल्सो वेरी गुड 6.8%। तो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो मेजरली थोड़ा स्लो रहा इन नवंबर। अब लेट्स सी हाउ आगे इट गोस। एक और बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है कि गवर्नमेंट नाउ इज प्लानिंग कि 24/7 इलेक्ट्रिसिटी देनी है, ठीक है। अभी पहले उनका था कि इलेक्ट्रिफिकेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में, कि भाई इलेक्ट्रिफिकेशन 100% होनी चाहिए इंडिया में, कि हर विलेज में, हर छोटे से घर में, हर जगह पे इलेक्ट्रिफिकेशन होना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पहुंचनी चाहिए, वो फोकस था। अब जो है उनका फोकस है टूवर्ड्स कि 100% टाइम, मतलब फुल 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। तो अभी जो एवरेज है, जो अभी जो स्पेशली जो राज्यसभा में डिस्कस हुआ था लास्ट में, कि 23.5 आवर्स पर डे अर्बन एरिया में इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, ठीक है। लेकिन रूरल में इट इज़ जस्ट 20.5 आवर्स, तो 3.5 घंटे का डेली का कट, राइट। तो उसको भी दे आर प्लानिंग कि भाई हम मार्च 2025 तक जो है 100% इलेक्ट्रिसिटी ऑल अक्रॉस इंडिया का टारगेट गवर्नमेंट का है। एंड 240 गीगावाट्स का हाई पावर, जो रिकॉर्ड हाई पावर डिमांड आता है, वो 240 गीगावाट का आया था लास्ट ईयर, और एक्सपेक्टेड है कि इस बार 250। तो ये एक ओवरऑल आपको पावर सेक्टर का भी एज इट्स अ बिग मतलब ओवरऑल जिस तरह से गवर्नमेंट, नॉट जस्ट इंडिया एक्चुअली, फ्रैंकली अगर आप पावर सेक्टर देखेंगे ग्लोबली फ्रॉम रिन्यूएबल परस्पेक्टिव एज वेल एज अदर्स, राइट, तो काफ़ी बड़ा एक टेलविंड्स है पावर सेक्टर में, ठीक है। तो ये अगेन ये सब चीज़ें आप उस थॉट प्रोसेस से समझें, ठीक है। अब हम कुछ कंपनी स्पेसिफिक बात करते हैं। तो ऑफकोर्स वीकेंड पे सबसे बड़ी न्यूज़, और पहले भी इसकी न्यूज़ वगैरह थोड़ी बहुत आ गई थी इन मार्केट में और स्टॉक रिएक्ट कर चुका था, दैट वाज ऑन टाटा कंज्यूमर, ठीक है। तो 7,000 करोड़ की इन्होंने 2 कंपनीज खरीदी हैं। एक ऑर्गेनिक इंडिया विच वॉज पार्ट ऑफ फैब इंडिया, ठीक है ना। फैब इंडिया कंपनी आपने सुना होगा, फैब इंडिया के कपड़े वगैरह आते हैं, तो उनका एक सेपरेट उनकी एंटिटी थी ऑर्गेनिक इंडिया, जो बेसिकली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, बोथ एफएमसीजी प्रोडक्ट्स एज वेल एज कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो उनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो वो उन्होंने आई थिंक हैव एक्वायर्ड। एंड उनका जो है, अगर हम FY23 में देखें तो 324 करोड़ का उनका रेवेन्यू था, बट इट हैज़ नॉट इंक्रीज्ड इन लास्ट 3 ईयर्स, ठीक है। तो उससे बात भी की थी उनके, मतलब तो वो ये उन्होंने कहा कि फैब इंडिया वाज नॉट वेरी फोकस्ड ऑन दिस, ठीक है। इट वाज नॉट डूइंग वेरी वेल फॉर देम, वो जिस मतलब अपने बस स्टोर्स पे ही रख रहे थे, उसमें ज़्यादा इंक्रीज उसको नहीं कर पाए। एंड बट वी विल बी ऑब्वियसली, अब टाटा कंज्यूमर का डिस्ट्रीब्यूशन उसको एक काफ़ी बड़े स्केल पे लेके जा सकता है, राइट। सेकेंड दे बॉट वॉज एक चिंग्स सीक्रेट ब्रांड है, राइट, आपने शायद सुना होगा, चिंग्स चाइनीज, राइट। तो वो उनकी जो पेरेंट कंपनी है कैपिटल फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, तो दे ऑल्सो बॉट दैट, ठीक है। उसका जो रेवेन्यू, दैट इज अ बिगर कंपनी, उसका जो रेवेन्यू वो 705 करोड़ का था, और उसमें तो काफ़ी सारे कैटेगरी लीडर्स भी हैं, ठीक है। तो चिंग्स सीक्रेट जो है उनके काफ़ी सारे कैटेगरी लीडर्स भी हैं,
तो वो भी 745 करोड़ का है, वो भी अमंग दीज टू, दोनों कंपनीज उन्होंने बाई की है फॉर 7,000 करोड़। तो ऑलमोस्ट आप मान के चलो 800-900 मिलियन डॉलर, इट्स अ बिग डील। ठीक है, टाटा कंज्यूमर ने विच है, तो काफ़ी ज़्यादा इस न्यूज़ में रहा। एज आई सेड, फ्राइडे को मार्केट ने थोड़ा बहुत रिएक्ट कर चुका था बिकॉज इट वॉज ऑलरेडी इन द न्यूज़, तो टुडे इट मे नॉट रिएक्ट दैट मच, बट स्टिल पॉजिटिव थोड़ा रहना चाहिए। डीमार्ट का रिजल्ट भी आया ऑन सैटरडे। अगेन डीमार्ट का एक अपडेट आ चुका था फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में, तो थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेड लाइन पे ही ऑब्वियसली रिजल्ट था। तो 17% पैट ग्रोथ एंड इवन द रेवेन्यू ग्रोथ वॉज वेरी सिमिलर, दोनों 17% से बढ़े हैं। देवर सम ग्रीन शूट्स, जो उनका मेजर लास्ट 1-2 साल से स्पेशली आफ्टर कोविड, और जो उनका मेजर इशू था कि उनका मार्जिन्स वर नॉट इम्प्रूविंग, एंड दैट वाज मेजरली बिकॉज ऑफ जो उनका अपैरल सेगमेंट है, मतलब नॉन एफएमसीजी सेगमेंट है, उसमें उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं आ रही थी फॉर द डीमार्ट। और तो उन्होंने मतलब बेसिकली बोला है कि भाई इस बार थोड़े से हमें वो बेटर लगा, स्पेशली बिकॉज ऑफ द दिवाली इंकरेजिंग लगा हमारा, कि अपैरल और जनरल मर्केंडाइज जो वो बोलते हैं उसकी जो सेल है, उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो स्टेबलाइज हो गया है और थोड़ा एक पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ जा रहा है। 5 स्टोर्स उन्होंने इस क्वार्टर में खोले हैं, मतलब दिसंबर क्वार्टर में उन्होंने खोले हैं। अब उनके टोटल स्टोर्स जो है वो 341 हो गए हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज उन्होंने जो बोली है वो अगेन उन्होंने भी ये बोला है कि भाई एफएमसीजी का इम्पैक्ट, मतलब एग्जैक्ट लाइन बताता हूं मैं, विद इन एफएमसीजी एग्री स्टेपल्स excluding edible oil are going through significant high inflation. This was the मतलब जो कमेंट था फ्रॉम सीईओ एंड एमडी ऑफ डीमार्ट। तो अगेन एज आई सेड कि ये सारी चीज़ें हमें समझनी है कि इसका इम्पैक्ट जो है किस तरह से हमारी कंपनी के रिजल्ट्स पे होता है। जैसे मैंने बोला था आपको एचसीएल का रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, तो एचसीएल का रिजल्ट वॉज प्रेटी डिसेंट एज कम्पेयर टू टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया और विप्रो, जितना कि अभी तक आया रिजल्ट, एंड वी विल ट्राई टू कंपेयर एंड मेक अ वीडियो ऑल्सो ऑन ऑल दीज 4 कंपनीज। तो उनका जो रिजल्ट है वो 6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है और 4.3% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, तो बेटर देन एज आई सेड अदर्स। ठीक है, और इवन ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो इम्प्रूव हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ठीक है, एंड दे साइड कि मेजरली जो उनका अच्छा सेल आया है वो ER&D सेगमेंट है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि HCL टेक का बहुत बड़ा सेगमेंट है ER&D, जो टाटा इलेक्सी और L&T टेक की हम बात करते हैं ना, HCL टेक ऑल्सो हैज अ वेरी वेरी बिग सेगमेंट इन ER&D, बट अगेन द कंपनी इज सो बिग दैट सेगमेंट बिकम स्मॉल। 20-25% जहाँ तक मेरे को याद है एग्जैक्ट नहीं, बट 20-25% का उनका एलोकेशन है, तो दैट इज डूइंग वेरी वेल फॉर दैम। ठीक है, तो HCL टेक की कमेंट्री भी बुलिश थी ओवरऑल, दे सेड कि इट्स प्रेटी गुड, दे हैव मतलब उनकी ओवरऑल एक्सपेक्टेशन जो उन्होंने गाइडेंस दी है वो भी अच्छी दी है शुरू से ही, मतलब आई थिंक लास्ट क्वार्टर में दे इम्प्रूव देयर गाइडेंस क्वार्टर 2 में, तो वो सारी चीज़ें। तो HCL टेक का रिजल्ट ओवरऑल एक काफ़ी पॉजिटिव लेके आया। बट विप्रो जो है उन्होंने थर्ड क्वार्टर रिजल्ट में अगर हम बात करें तो उनका 12% ईयर ऑन ईयर डिक्रीज हुआ है प्रॉफिट, राइट, और रेवेन्यू 4.4% डिक्रीज हुआ है। HCL टेक के नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़े हैं, विप्रो ने भी कम की है, TCS ने भी कम की थी, इन्फोसिस ने, विप्रो ने भी कम की, बट HCL टेक के नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़े हैं। ठीक है, तो ओवरऑल HCL टेक एज ए सेड हैज अ वेरी वेरी गुड रिजल्ट। ठीक है, विद इन दिस मार्केट, तो ये स्ट्रेंथ दिखाता है मुझे लगता है थोड़ा बहुत कि भाई सब अच्छे नहीं कर रहे, मैं अच्छा कर रहा हूँ, तो समथिंग यू आर डूइंग सेपरेटली, राइट, डिफरेंटली। तो ये सारी चीज़ें रही हमारी फ्रॉम IT सेक्टर पर्सपेक्टिव, रिजल्ट सेक्टर। अदानी का भी एक रिजल्ट मतलब आया, एक लेटर ऑफ अवार्ड मिला है उनको फ्रॉम सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कि उनको टू सेटिंग अप इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइजर किस लिए काम आते हैं? हाइड्रोजन बनाने के लिए, राइट, तो उसके लिए मतलब पानी से हाइड्रोजन कन्वर्ट करने के लिए, तो उसके लिए इलेक्ट्रोलाइजर लगता है और ये काफ़ी बड़ा डिमांड हो रहा है। जैसे जैसे हाइड्रोजन की यूसेज या गवर्नमेंट की पॉलिसी भी है ना हाइड्रोजन की, तो वो सारी चीज़ों के चक्कर में ये सब कंपनीज जो हैं काफ़ी इलेक्ट्रोलाइजर पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइजर बनाने पे। तो वन ऑफ दैट इज दे आर ऑल्सो सेटिंग अप दिस 198 मेगावाट का पर एनम इंडिया में टूवर्ड ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन स्कीम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बेसिकली रही। रिजल्ट जो है आज जो आएंगे डेफिनेटली जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का रिजल्ट आएगा। आई डोंट नो बट अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वो रिजल्ट सुने, बिकॉज क्या कर रही है वो कंपनी, कैसा हो रहा है, क्या क्या चीज़ें चल रही है, तो वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर समझना चाहिए, राइट। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनी है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है मार्केट को, ठीक है, जिस तरह का उसका वैल्यूएशन एंड एवरीथिंग, तो इसीलिए वो रिजल्ट पे डेफिनेटली फोकस रहेगा। बाकी एक एंजल 1 का रिजल्ट भी वी विल डेफिनेटली वॉच, स्पेशली फ्रॉम ओवरऑल मार्केट कैसा चल रहा है, और एक काफ़ी टर्न अराउंड स्टोरी है ओवरऑल एंजल 1, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है हमेशा उनके रिजल्ट्स को देखना। तो दीज आर द 2 रिजल्ट्स विच वी विल डेफिनेटली वॉच टुडे। अब हम बात करते हैं नॉलेज सेक्शन की, दैट इज ऑल ऑन द
ओवरऑल न्यूज़ पर्सपेक्टिव। तो नॉलेज सेक्शन एज अ सेट बहुत बड़ा नहीं है, बट ऑन एनआरआई फोकस है। तो अगर आप यू कैन सी दिस आर्टिकल, तो दिस इज आर्टिकल ऑन मॉर्निंग स्टार, ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा बिकॉज आई टॉक टू सो मैनी एनआरआईज, मेरी एनआरआईज के साथ 1-to-1 सेशंस जो हमारे गोल्ड सेशंस होते हैं या पोर्टफोलियो रिव्यू सेशंस होते हैं, तो मतलब ऑलमोस्ट आई वुड से कि 33-50% मोस्टली जो है एनआरआईज के साथ ही होते हैं। तो मतलब अगर मैं महीने में 8 से 10 सेशन कर रहा हूँ, राइट, तो 4 to 5 सेशन जो है वो एनालाइज के साथ ही होते हैं। तो उसमें से मतलब, और ये ट्रेंड मुझे भी लगता था, बट अगेन आई डिडंट हैव दोज नंबर्स। तो मैंने जब ये आर्टिकल पढ़ा तो मेरे को थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, थोड़ा आई विल शेयर विद यू, स्पेशली एज आई सेड इफ यू आर एनआरआई तो आपको शायद इंटरेस्टिंग लगेगा, बट इंडियन हो तब भी आपको अच्छा लगेगा कि 60% ऑफ एनआरआईज इन यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड सिंगापुर आर कंसिडरिंग रिटर्निंग टू इंडिया आफ्टर रिटायरमेंट। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है। Survey reveals that 80% of NRIs in Australia and Singapore, 70% in UK and 75% in US considering returning India as part of their retirement plans, followed by 63% of Canadian NRIs. And ये चीज़ आई एम टेलिंग यू, ये शायद आई डोंट नो, ये एनआरआई के कोई SB NRI एक फिनटेक प्लेटफॉर्म है, उनका रिसेंट सर्वे इन्होंने कोट किया है यहाँ पे। एंड आई एम टेलिंग यू ये चीज़ मैंने भी फील की है। व्हेन आई एम टॉक टू देम, आई टॉक टू देम स्पेशली मिडिल ईस्ट में। चलो आई कैन अंडरस्टैंड कि मिडिल ईस्ट में बिकॉज ऑफ वीज़ा एंड एवरीथिंग तो काफ़ी सारे लोग वहाँ पर ऐसा PR वगैरह कुछ मतलब बहुत ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है इजीली। तो काफ़ी सारे जो जितने भी मिडिल ईस्ट में मैं आई डू प्लान्स, तो दे टिपिकली से कि भाई हम इंडिया में ही आएंगे रिटायरमेंट के बाद या वी विल कम आफ्टर सम टाइम। बट US, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, ये सारे जो कंट्रीज़ हैं, व्हेन आई टॉक टू देम, राइट, तो आई एम सीइंग मोर एंड मोर ट्रेंड टूवर्ड्स इट। एंड दिस वॉज व्हेन आई रेड दिस, तो मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा कि मेरे को लगा कि यार ये चीज़ जो है ना, मेरे को लगता था, बट अगेन आई डेंट हैव दैट काइंड ऑफ प्रॉपर नंबर, तो दे पुट दैट नंबर, ठीक है। तो मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, इफ़ यू आर एनआरआई स्पेसिफिकली और आपके फ्रेंड्स हैं अगर एनआरआई, तो डू यू थिंक दिस इज राइट कि ऐसा हो रहा है क्या? और इन्होंने 4 रीज़न दिए हैं उसके, वो भी अब मैं बात करता हूँ। कि उन्होंने कहा है कि भाई इंडिया में एक तो लोअर कॉस्ट ऑफ लिविंग है, तो आई थिंक दैट इज़ अ बिग रीज़न, राइट, कि बिकॉज यू कैन अफोर्ड लॉट ऑफ थिंग्स इन इंडिया, यू कैन हैव अ बेटर लाइफ स्टाइल बिकॉज ऑफ लोअर कॉस्ट ऑफ लिविंग विद द काइंड ऑफ वेल्थ जो आप टिपिकली एक एनआरआई जो है एक वेस्टर्न कंट्री में बनाते हैं, राइट। तो वहाँ पर आप यू अर्न वेल एंड आप अच्छा खासा एक वेल्थ क्रिएट कर लेते हो, एंड विद दैट वेल्थ यू कैन हैव ए मच बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, राइट, विद पीपल सपोर्टिंग यू, देयर इज अ सिस्टम सपोर्टिंग यू, राइट। तो वो सारी जो है वो सारी चीज़ें एक इम्पैक्ट मेरे को लगता है कि रहता है टिपिकली, राइट। हेल्थ केयर मतलब स्पेसिफिकली अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें और कनाडा की बात करें, US में आई थिंक स्टिल आई थिंक हेल्थ केयर इज़ मच बेटर, और इफ़ यू हैव मनी तो यू कैन स्टिल अफोर्ड अ वेरी गुड हेल्थ केयर। बट टिपिकली जहाँ पर हेल्थ केयर ज़्यादा कॉस्ट नहीं करता या फ्री है, जैसे कनाडा, वहाँ पर आई हैव सीन दैट पीपल आर कंसर्न्ड कि भाई the access to healthcare even though they have good money तो is not that easy, right, and all those things। तो वो भी मेरे को लग रहा है इम्पैक्ट है। तो वो भी इन्होंने भी यहाँ कहा है कि हेल्थ केयर इन इंडिया इज ऑफ कोर्स यू कैन अफोर्ड द बेस्ट ऑफ द हेल्थ केयर इन इंडिया इफ यू हैव डिसेंट मनी, ठीक है। कल्चरल एंड सोशल पुल ऑफ कोर्स वो तो इम्पैक्ट रहता ही है, योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड एवरीथिंग, राइट, तो उसका इम्पैक्ट तो है ही, तो वो तो गिवन है, वो आई थिंक वो तो शुरू से ही है, नथिंग हैज चेंज, बट वो है। एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, अगेन आई थिंक दिस इज अगेन वन ऑफ द थिंग्स विच हैव चेंज्ड इन आई थिंक लास्ट फ्यू ईयर्स, कि पीपल आर फाइंडिंग मच बेटर अपॉर्चुनिटीज सेटिंग अप देयर बिजनेसेस, राइट, और या फिर इवन थिंकिंग कि यार यहाँ पर मैं जॉब मिल जाएगा, मुझे दूसरा कुछ अच्छा जॉब मिल जाएगा वेयर आई कैन सेव इनफ। मतलब अभी सैटरडे को आई हैड अ सेशन विद वन ऑफ द पर्सन हु वाज एनआरआई एंड हु रिटर्न्ड, ऑब्वियसली वो पर्सनल रीजंस की वजह से आए, फैमिली की वजह से आए, राइट, बट व्हेन ही वाज सेटिंग अप, उनका जो जॉब वगैरह उनको मिला, तो मतलब काफ़ी एक अच्छा उनको ठीक ठाक पैकेज मिला, एंड हिज वाइफ वॉज ऑल्सो मतलब इज एक्सपेक्टेड टू गेट अ जॉब इन इंडिया ईजीली। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा था तो सेविंग लेवल्स एंड एवरीथिंग जो उनको वहाँ थे, परसेंटेज वाइज दे वर सेविंग, मतलब उतना ही सेव करेंगे एंड दे कैन हैव ए मच बेटर लाइफ। मतलब वो चीज़ें हैं, देयर आर डिफरेंसेस स्टिल बट दे आर रिड्यूसिंग, दैट्स व्हाट आई फील। आप मतलब डू यू थिंक दैट दिस इज रेलेवेंट आर्टिकल? ये एक कोई मतलब अलग है, मतलब मेरा भी एज आई सेड कि I am also feeling this at least in last few years कि ये चीज़ चेंज हो रही है। What do you think about it? That's what I thought that I will discuss with you because बहुत सारे प्लान्स आते हैं एनालाइज के स्पेसिफिकली कि भाई मेरे को रिटायरमेंट होना है, तो रिटायरमेंट एक बहुत बड़ा गोल होता है। सो मेनी प्लान्स आई हैव मेड ऑफ एनालाइज जो 30s में है, राइट, एंड दे वांट टू रिटायर इट लाइक 45, मतलब रिटायर इन द सेंस कि दे आर सेइंग कि यार मेरे को 10 साल काम करना है, आई विल अर्न वेल,
ठीक है, और फिर मैं इंडिया आ जाऊंगा एंड देन आई विल डू समथिंग एल्स, मतलब उस टाइप का रिटायरमेंट या फाइनेंशियल फ्रीडम पर्सपेक्टिव तो बहुत है ये केसेस। एंड आई सेड, जैसे सैटरडे को मैंने बोला था, उनसे मेरा 2 साल पहले भी गोल्ड हुआ था, गोल्ड प्लान हुआ था, उन्होंने फिर से लिया। एंड वो टिपिकली वही डिस्कशन था तब भी कि आई एम प्लानिंग टू कम बैक टू इंडिया वेरी सून, एंड मेरे को इतने साल में कितनी वेल्थ क्रिएट कर लूँ कि आई कैन हैव अ गुड लाइफ इन इंडिया। तो टिपिकली ये क्वेश्चन जो है बहुत सारे लोगों के दिमाग में है, ठीक है, तो आपके भी है, तो आई थिंक डेफिनेटली यू शुड थिंक अबाउट इट, डू सम कैलकुलेशन रिटायरमेंट प्लानिंग वगैरह की, एंड थिंक अबाउट इट। अगर है, सोचा है ऐसा, तो डेफिनेटली फ्रॉम मनी पर्सपेक्टिव यू शुड टॉक टू अ फाइनेंशियल एडवाइजर और डू इट योर सेल्फ पर्सपेक्टिव एज वेल, बट वो करना चाहिए आपको। दैट इज ऑल आई हैव ऑन दिस। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। लाइक जरूर कीजिए वीडियो अगर इंटरेस्टिंग लगा तो। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड।